हेलो गाइस, मैं गजेंद्र कौशिक अव्यान IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे ओशिनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में आज हम लेंगे वाटर करेंट्स यानी कि जलधाराएं। अब हमें देखनी है अटलांटिक की ही ठंडी जलधाराएं। इसके लिए देखिए, ये पूरा आइस रीजन है। एक बात यहाँ याद रख लेंगे, हालांकि क्लाइमेट का विषय था ये 66.5 66.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश, जिसे आर्कटिक सर्किल कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ये अपने आप में आइस लाइन है। आइस लाइन कहने का मतलब इस लाइन के उत्तर जितना भी जाएं या बिल्कुल एकदम सटकर भी हम ऊपर हों, ऊपर का मतलब नॉर्थ, तो आइस मिलेगी। इस लाइन के ठीक दक्षिण हो तो पानी मिलेगा। हालांकि चेंज सीजनली चेंज थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन ऐसे एक एवरेज के तौर पर आप मान सकते हैं कि ये आइस लाइन है। इधर से कुछ पानी मेल्ट होकर के पिघल कर के बर्फ के इधर की ओर चला। देखिए, ये जलधाराएं मैं ऐसे घुमा दे रहा हूँ। इधर से आने वाली को मैंने इधर कर दिया, इधर से पानी जा रहा था इधर कर दिया। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सीधी सीधी क्यों नहीं चल रही हैं। तो फैरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध की सभी पवनें, सभी जलधाराएं अपने दाहिने हाथ घूमने की प्रवृत्ति रखती हैं। प्रवृत्ति इनकी दाहिने हाथ घूमने की होती है, राइट हैंड साइड ये टर्न होती हैं। तो दाहिना हाथ किधर हुआ इसका? इधर, राइट हैंड। इसका किधर हुआ? इधर। तो ये दाहिनी ओर घूम रही हैं। अब गर्म और ठंडी जलधाराओं का पानी देखिए यहाँ मिल गया है। तो यहाँ एक नहीं कई बैंक बनेंगे। और बैंक क्या होंगे, क्या होते हैं? जहाँ मछलियों का व्यावसायिक लेवल पर, व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन होता है। उत्पादन का मतलब पकड़ी जाती हैं। क्यों मछलियाँ यहाँ मिलती हैं? क्योंकि जब गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं तो ऐसी जगहों पर फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या बढ़ जाती है। छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो इन पौधों को खाने के लिए छोटी मछलियाँ आती हैं। छोटी मछलियों को भी खाने के लिए बड़ी मछलियाँ आती हैं, आप जानते हैं। तो मछलियों का भोजन यहाँ है, और भोजन है तो हम लोग भी उन्हें पकड़ने पहुँच जाते हैं, क्योंकि एक जगह इकट्ठी हैं। और जैसा कि अभी मैंने कहा कि कमर्शियल लेवल पर जहाँ फिशिंग होती है उन जगहों को बैंक कहते हैं। तो ग्रांट बैंक है, जॉर्जेस बैंक है, ऐसे बहुत सारे बैंक हैं। तो इस तरह से ये अपने आप में ठंडी जलधारा, जिसका नाम है लैब्राडोर वाटर करंट। इधर भी देखेंगे, यहाँ भी ठंडी जलधारा है जिसका नाम है कैनरी या कनारी जलधारा। कहाँ पर है ये अफ्रीका के वेस्ट में है, और अफ्रीका का इधर सहारा मरुस्थल है। इस सहारा मरुस्थल को, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, को बनवाने में कनारी जलधारा का भी योगदान है। क्यों? क्योंकि ये पानी ठंडा हो जाता है। यहाँ पानी ठंडा होगा तो इवोपरेशन कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा, मॉइस्चर कम होगा, मॉइस्चर कम होगा तो बारिश कम होगी। और अकेले इसी का रोल नहीं है, बल्कि यहाँ पर चलने वाली व्यापारिक पवनों की दिशा भी कुछ ऐसे है, तो ये भाग सूखा रह जाता है। सूखा रह गया तो डेजर्ट बना। लेकिन बात यहाँ आती है कि यहाँ की जलधारा ठंडी कैसे हुई? इसके लिए तो पोल का पानी तो मिल नहीं रहा है, तब ये ठंडी कैसे हो गई?
तो यहाँ हुई है अपवेलिंग। जो मैंने अभी बताया था कि दो ही सोर्स होते हैं ठंडी जलधारा के, या तो पोल से पानी आए या फिर अपवेलिंग हो, तो यहाँ अपवेलिंग हुई है। अपवेलिंग कैसे हुई है? तो ये पानी इधर जाएगा, पानी का लेवल थोड़ा ऐसे रहेगा उठा हुआ, एक गायर बन जाएगा यहाँ। तो जब थोड़ा पानी का लेवल ऐसे उठा रहेगा तो ये पानी नीचे बैठेगा, लेवल तो बराबर करना चाहेगा। पानी लगातार आ रहा है तो जो पानी नीचे बैठा वो नीचे नीचे पानी इधर ऊपर निकलेगा। ऊपर जो पानी निकलेगा नीचे से आया है, कैसा होगा? ठंडा होगा। और इस पानी को इधर लाने में बहुत बड़ा रोल व्यापारिक पवनों का होता है। इसलिए जो नीचे से पानी आया है वो ठंडा है और बन गई यहाँ कनारी जलधारा। ऐसा ही गायर इधर भी बनेगा। कुल मिलाकर के ये ब्राज़ील के पास का या तटीय भाग भी पानी कुछ ऐसे उठा रहेगा। मैं वीडियो में दिखाने के लिए हाथ को थोड़ा सा ज़्यादा उठा दे रहा हूँ, इतना नहीं उठता है, जिससे कि आप लोगों को वीडियो में दिख जाएगा। तो थोड़ा लेवल ऊपर रहेगा, फिर से पानी नीचे बैठेगा, नीचे नीचे चलेगा, यहाँ ऊपर आएगा, यानी कि इधर तो डाउन वेलिंग हुई है और इधर अप वेलिंग हुई है। तो ये नामीबिया के तट पर एक जलधारा ठंडी फिर से बन जाएगी। इसका नाम है बेंगुएला जलधारा। तो इसके लिए भी क्या है, इधर से व्यापारिक पवनें आ रही हैं दक्षिणी गोलार्ध वाली, और ये अपवेलिंग भी हो रही है, इसलिए जलधारा जो बनी इसका नाम बेंगुएला। कैसी है? ठंडी। एक जलधारा और देखेंगे, ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में ये है फॉकलैंड। लेकिन देखिए ज्योग्राफिकली ध्यान रखिएगा, जैसे ग्रीनलैंड को पूछता है कि ग्रीनलैंड ज्योग्राफिकली किसका भाग है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का। लेकिन पॉलिटिकली किसका भाग है? डेनमार्क का। शासन किसका है यहाँ? डेनमार्क का। तो ऐसे पूछ लेता है किसका भाग है, तो उसमें यूरोप भी दे देता है कभी कभी। महाद्वीप कौन सा? यूरोप। यानी कि डेनमार्क किसका भाग है राजनीतिक तौर पर? यूरोप का। या अगर एग्जैक्ट बोलेंगे तो डेनमार्क का। ऐसे ही फॉकलैंड ज्योग्राफिकली किसका भाग है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। लेकिन इस पर भी पॉलिटिकली या राजनीतिक रूप से किस महाद्वीप का अधिकार है? यूरोप का। लेकिन अगर हम देश की बात करें एग्जैक्ट, तो ये यूके के अंडर में है, यूनाइटेड किंगडम के अंडर में है। इधर देखेंगे तो ये चल रही हैं वेस्टर्लीज, बहुत तेज चलती हैं यहाँ। क्यों? क्योंकि अवरोध नहीं होता, जलीय भाग ज़्यादा है। तो वेस्टर्लीज के फ्रिक्शन से, पछुआ पवनों के घर्षण से जो पानी आगे चला, इसे सदर्न ड्रिफ्ट कह सकते हैं आप। ध्यान रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉर्दर्न ड्रिफ्ट वार्म है, ये गर्म है, जबकि सदर्न ड्रिफ्ट कोल्ड है। इस सदर्न ड्रिफ्ट का ही कुछ पानी फॉकलैंड से टकराएगा और टकरा करके ये ऊपर की ओर चलेगा, यानी कि ऊपर का मतलब उत्तर की ओर, और इस जलधारा का नाम होगा फॉकलैंड वाटर करंट। कैसी है? ठंडी है। सोर्स क्या है? ये जो सदर्न ड्रिफ्ट वाला पानी है, क्योंकि ये एंटार्क्टिका के करीब ही चल रहा है, यहाँ ठंडक ज़्यादा है, यह आप सब लोग जानते हैं। तो
तो यहीं का पानी थोड़ा इधर जो चल दिया है, इसी का नाम फाकलैंड जलधारा होगा। तो ये लगभग सब हो जाती हैं। एक और मैं भूल गया था, यहाँ इधर से पानी आ रहा होता है, डेनमार्क के नाम पर इसका नाम डेनमार्क वाटर करंट, डेनमार्क जलधारा है। ये भी कैसी है? ठंडी है। इसके अलावा और कोई जलधारा नहीं है जो आपको तैयार करनी है। अटलांटिक महासागर की सारी जलधाराएं हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रशांत महासागर की जलधाराएं लेंगे, उसके बाद हम हिंद महासागर की जलधाराएं लेंगे। लगातार देखते रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।